जय हिंद दोस्तों। मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, जो लास्ट टॉपिक चल रहा था आपका वो स्टोरेज क्लास थी, आइडेंटिफायर थे और छोटे छोटे क्वेश्चन जो आईए लेवल के एग्जाम में, टीचर भर्ती 3rd ग्रेड के एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोग्रामर के एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने लिए थे। आज उसकी लास्ट क्लास है बच्चों। फिर कल से अपन स्टार्ट करेंगे पॉइंटर। पॉइंटर क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं। पॉइंटर के बाद में अपन लेंगे फंक्शन और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन आज मेरी लास्ट क्लास है ये, जिसके अंदर स्टोरेज क्लास के क्वेश्चन भी लिए मैंने, आइडेंटिफायर के क्वेश्चन भी लिए मैंने, डेटा टाइप के क्वेश्चन भी लिए। कुल मिला के तुम ये बोल सकते हो कि इस पूरे टॉपिक का नाम आइडेंटिफायर है जो आज मैंने लिए है। कल भी आइडेंटिफायर और स्टोरेज क्लास के क्वेश्चन आए थे। अरे बच्चों, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये कोई अलग अलग नहीं है, ये सब मिक्स ही है। इंटीजर ए लिखता हूं, इंटीजर क्या है, उसका डेटा टाइप है। ए क्या है, आइडेंटिफायर है। तो ये पूरा एक लाइन है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पिछले 3 क्लासेज के अंदर मैंने लिखा स्टैटिक, इंटीजर, ए इक्वलेंट 5। एक बार समझना बच्चों मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद। आगे बढ़ते हैं, समझना। जब मैं ऐसे लिखता हूं ना बच्चों, इंटीजर ए, समझना आज जो पूरा बेस है वो आईए बेस है, इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट बेस है। क्या क्या बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, 3rd ग्रेड के एग्जाम उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, लो लेवल के जो एग्जाम होते हैं उनमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो सब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा आज। जब मैं ऐसे लिखता हूं इंटीजर ए, ये आपका डेटा टाइप है। ये आपका क्या है बच्चों, डेटा टाइप। बच्चों ये क्लियर हो जाना चाहिए। और ये ए है जो नाम रखा मैंने, ये आपका आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर है बच्चों। अब सुनना, अगर मैं ऐसे लिखता हूं स्टैटिक इंटीजर ए, बच्चों ये आपकी स्टोरेज क्लास है, यह आपका डेटा टाइप है, यह आपका आइडेंटिफायर है, वेरिएबल का नाम है। बच्चों समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। स्टैटिक इंटीजर ए, बच्चों क्लियर। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये लिखा मैंने स्टैटिक इंटीजर कॉन्स्ट ए 5, बच्चों सारी चीज इसके अंदर है। यह आपका ऑपरेटर है, यह आपका कांस्टेंट वैल्यू है। बच्चों क्लियर, ये इंटीजर कांस्टेंट है, ये वेरिएबल का नाम है, ये कॉन्स्ट कीवर्ड है। बच्चों ये इंटीजर डेटा टाइप है, तो स्टैटिक उसकी स्टोरेज क्लास है। इन सबको समझने की कोशिश करो। स्टैटिक मतलब एक बार ही इनिशियलाइज होगा, कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू को बदला नहीं जा सकता, इंटीजर मतलब ये 2 बाइट का है, 5 मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू एक के अंदर असाइन हो रही है। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हर चीज को समझने की कोशिश करो। फिर यार इन सब का मतलब पता होना चाहिए। ये आईए बेस्ड क्वेश्चन आज जो मैं ले रहा हूं उनको समझना। स्टोरेज क्लास मैंने कंप्लीट करवा दी, क्लियर है बच्चों। डेटा टाइप मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इनके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या नहीं बन सकते, लगभग 50 क्वेश्चन मैं आज आपके लेके आया हूं, उन सबको समझना। हाँ, आज की क्लास तभी समझ में आएगी तुमने 18 क्लास कंप्लीट देख ली हो। क्लियर बच्चों। शायद आज का जो वीडियो है वो 18 नंबर का है, तो इससे पहले की 17 क्लास आप कंप्लीट देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वो देखिए आप, यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को देखिए आप। हाँ जी बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन। इन द फ्लोइंग प्रोग्राम वेयर इज द वेरिएबल ए गेटिंग डिफाइंड एंड वेयर इट इज गेटिंग डिक्लेयर। बच्चों एक बार बताइए, वो ये कह रहा है कि कहां तो वेरिएबल ए डिफाइन हुआ है और कहां ये डिक्लेयर हुआ है, बस इतना पूछ रहा है। बच्चों ये तो आपका डिक्लेरेशन है और ये आपकी डेफिनेशन है, और एक्सटर्न का इनिशियलाइजेशन बाहर किया जाता है। ये तो क्लियर है। ये सारी चीज मैंने पहले ही बता दी थी आपको कि एक्सटर्न का जो इनिशियलाइजेशन है वो कहां किया जाता है बच्चों, बाहर किया जाता है। बच्चों ये डिक्लेरेशन कहलाता है, ये डेफिनेशन कहलाता है। एक्सटर्न इंटीजर ए डिक्लेरेशन एंड इंटीजर ए 20 डेफिनेशन, यही बच्चों सही है। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए।
जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो इतना सा कह रहा है कि कौन सा तो डिक्लेरेशन है और कौन सी डेफिनेशन। बच्चों ये तो डिक्लेरेशन है, एक्सटर्नल इंटीजर ये तो डिक्लेरेशन है और इंटीजर A20 की डेफिनेशन। बच्चों लाइन पढ़ो, इन द फ्लोइंग प्रोग्राम वेयर इज द वेरिएबल ए गेटिंग डिफाइंड। डिफाइंड कहाँ है और डिक्लेयर कहाँ है? ये तो डिक्लेरेशन है और ये डेफिनेशन। अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। हाँ जी, यहां पर आइए। हाँ जी, कमेंट कर दो, एक बार कमेंट कर दीजिए क्या क्लियर है? प्रियंका क्लियर है, मुकेश क्लियर है? हाँ जी बच्चों, सभी के कमेंट चाहिए मेरे को। हाँ जी, चले आगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। व्हेन वी मेंशन द प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन। प्रोटोटाइप होता क्या है? जो कंपाइलर को यह बताए कि ये रिटर्न क्या करेगा, जो कंपाइलर को यह बताए कि ये लेगा क्या, बच्चों उसी को प्रोटोटाइप कहते हैं। प्रोटोटाइप का मतलब होता है जान पहचान। मान लो ए लिखा और अगर मैं ऐसे कर दू इंटीजर ए, बच्चों ये प्रोटोटाइप हो गया। प्रोटोटाइप ए क्या है? एक वेरिएबल है जो इंटीजर टाइप है और 2 बाइट होल्ड करेगा। लेकिन बच्चों अगर मैं फंक्शन लिखूं इंटीजर, मान लीजिए एक फंक्शन लिखा, ये लिखा मैंने इंटीजर अरविंद और यहां पर इंटीजर, ठीक है, और यहां इंटीजर। बच्चों ये क्या है? ये कह रहा है अरविंद नाम का एक फंक्शन है जो यहां पर भी इंटीजर वैल्यू लेता है, यहां पर भी इंटीजर वैल्यू लेता है और जो वैल्यू रिटर्न होगी एग्जीक्यूट होने के बाद वो इंटीजर होगी। बच्चों समझने की कोशिश करना, ये प्रोटोटाइप है, डिक्लेरेशन है। ये अरविंद नाम का फंक्शन है, इंटीजर लेता है, दोनों वैल्यू इंटीजर लेता है, जब एग्जीक्यूट करवा देता है, जब उसका आंसर आता है तो जो रिटर्न करेगा वो भी इंटीजर है। बच्चों याद रखना, प्रोटोटाइप क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रोटोटाइप उसका डिक्लेरेशन होता है। किसी फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन है, किसी वेरिएबल का प्रोटोटाइप उसका डिक्लेरेशन है। समझने की कोशिश कीजिए, प्रोटोटाइप डेफिनेशन नहीं होती। प्रोटोटाइप जान पहचान है। जैसे मान लीजिए मेरा प्रोटोटाइप क्या है, मैं अरविंद सर हूं, मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूं आपको, बच्चों क्लियर। लेकिन मैं क्या पढ़ाता हूं वो उसकी बॉडी है। जैसे मैंने फंक्शन नहीं पढ़ाया, फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं, फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉल और फंक्शन की बॉडी। फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन के अंदर क्या क्या है, वो लेता क्या क्या है और देता कैसी वैल्यू है और उसका नाम क्या है, ये उस फंक्शन का प्रोटोटाइप। फंक्शन कॉल मतलब फंक्शन को कॉल कर दिया और फंक्शन की बॉडी मतलब फंक्शन करता क्या, ये फंक्शन में पढ़ाया जाएगा बच्चों। अभी तो तुम इतना याद रखो, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर करना। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है? डिक्लेयर। व्हेन वी मेंशन द प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन, बच्चों जब डिक्लेयर करते हैं तब मेंशन करते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी क्लियर, समझ में आ गया होगा। प्रोटोटाइप का मतलब है, हाँ अगर मैं इसको ऐसे कर दूं इंटीजर है तो प्रोटोटाइप है, और ऐसे कर दूं तो डेफिनेशन है। ये प्रोटोटाइप नहीं है, ये डेफिनेशन होगी। ये प्रोटोटाइप है, ये डेफिनेशन है, इसको डिक्लेरेशन कहते हैं। ये फंक्शन का डिक्लेरेशन है क्या कि इंटीजर वैल्यू लेगा और इंटीजर रिटर्न करेगा। यहां जो लिखा होता है रिटर्न टाइप, यहां जो लिखा होता है वो लेता क्या है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं आपको प्रॉपर, लेकिन इतना याद रखो जो फंक्शन के साथ इधर लिखा होते हैं, यानी ये इंटीजर वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, यहां जो आएगी उनकी इंटीजर वैल्यू लेगा, और ये कह रहा है कि इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा। बच्चों क्लियर? क्या रिटर्न करेगा? जो आउटपुट है वो इंटीजर रिटर्न करेगा। देखते हैं। हाँ जी बच्चों आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। इंटीजर में एक्सटर्नल इंटीजर I20, मैंने कहा था एक्सटर्न जो होता है वो डेफिनेशन बाहर से लेता है। बच्चों ये तो एरर आ जाएगी, क्योंकि बाहर अगर यहां लगाता I20 तो ठीक था, यहां तो गड़बड़ है। बच्चों लिंकियर एरर आ जाएगी। मेरे हिसाब से कल भी समझाया था, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इनको कैच कर लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं।
बच्चों क्लियर। एक्सटर्न अगर आपने डिक्लेयर किया है, एक्सटर्न अगर आपने डिक्लेयर किया है तो याद रखना उसकी डेफिनेशन बाहर। एक्सटर्न अगर अंदर है तो डेफिनेशन बाहर है, एक्सटर्न अगर बाहर है तो डेफिनेशन साथ में। बच्चों क्लियर, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। पहले तो ये बताइए स्क्रीन क्लियर आ रही है क्या, या थोड़ा डार्क करूं? कमेंट कर दीजिए। क्या आपको अक्षर ढंग से दिखाई दे रहे हैं क्या? एक तो बच्चों की कमेंट आए हैं, क्या क्लियरिटी है क्या? अब ठीक है क्या बच्चों? हाँ जी, देख के बताइए अब ठीक है क्या? क्या पहले ठीक था? ठीक है। हाँ जी बच्चों, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों इसमें तो एरर आ गई, साइज ऑफ पाई का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, अगर ये I20 बाहर होता तो आंसर आ जाता 2। बच्चों क्लियर। ट्रबोसी दे रखा है, देखिए ट्रबोसी अंडरडोस, इसका मतलब 2 बाइट, क्या आ जाता? 2 आ जाता। लेकिन ये I20 बाहर होता तब, अभी तो बच्चों एरर आएगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। हर क्वेश्चन एक मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को क्लियर कीजिए। हर क्वेश्चन एक मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को क्लियर कीजिए। क्या कह रहा हूं मैं? अगर ये I20 बाहर होता, I20 बाहर होता तो बच्चों आंसर आता 2। क्यों? क्योंकि ट्रबोसी है। GCC होता तो यही आंसर आता 4। बच्चों क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया होगा। लिंकर एरर है, क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। इंटीजर में एक्सटर्न इंटीजर है, प्रिंट एफ है, रिटर्न सब ठीक है। एक्सटर्न अंदर डिक्लेयर है तो डेफिनेशन बाहर लगी। बच्चों आंसर क्या आ जाएगा? 2। क्लियर हो जाना चाहिए। काफी प्रैक्टिस करवा दी। अधिकतर ये आपको विश्वास नहीं होगा, जेसीएफ में क्वेश्चन था, एक्सटर्न अंदर था, डिक्लेरेशन भी अंदर था और डेफिनेशन भी अंदर थी। एरर उसका आंसर था। हमेशा ध्यान रखिए, ये बाहर होगा। एक्सटर्न अगर अंदर है तो डेफिनेशन बाहर होगी। एक्सटर्न का मतलब ही यही है बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को उठाइए। हाँ जी बच्चों, आज मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? जितने भी छोटे एग्जाम, बड़ी बड़ी बातें करने के साथ साथ मैं छोटी छोटी भी कर रहा हूं कि और क्या बन सकता है, और इजी क्या बन सकता है, हाईएस्ट इजी क्या बन सकता है, हाईएस्ट क्या बन सकता है, सब ले रहा हूं। हाँ जी बच्चों, वेरिएबल्स ऑफ टाइप ऑटो, स्टैटिक एंड एक्सटर्न, सबको पता है। ऑटो मैंने कल बताया था। आप बताइए ऑटो कहां बनता है? ऑटो ये किसमें बनता है? प्राइमरी मेमोरी। और ये जो एक और होता है वो सीपीयू में बनता है। सीपीयू में कौन बनता है? रजिस्टर बनता है। ये सब कुछ क्लियर है बच्चों? अब बच्चों यहां पर आइए, प्राइमरी में कौन कौन, प्राइमरी के अंदर कौन कौन डिफाइन होते हैं? तो प्राइमरी के अंदर ऑटो होता है बच्चों, एक्सटर्न होता है बच्चों, एक्सटर्न के अलावा ऑटो, एक्सटर्न और स्टैटिक। ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको कहा था अगर इनमें भी और पूछे तो बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, मैं जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा तब आपको कराऊंगा कि याद रखना प्राइमरी मेमोरी के अंदर 2 तरीके के से प्रोग्राम स्टोर होता है। एक तो प्रोग्राम के अंदर ही डेटा हो, प्रोग्राम के अंदर ही डेटा हो, प्रोग्राम भी हो और उसका डेटा भी हो, और एक प्रोग्राम अलग हो, प्रोग्राम अलग हो और डेटा अलग हो। तो जब प्रोग्राम अलग और डेटा अलग स्टोर होते हैं तो याद रखना ये वेरिएबल का स्टैक होता है। ये ऐसा काम कौन करता है? ऑटो। ऑटो क्या करता है? प्रोग्राम अलग और अपने वेरिएबल अलग जगह बनाते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटो। इनको कहते हैं स्टैक। और बच्चों जब प्रोग्राम के अंदर ही वेरिएबल है तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम सेगमेंट। प्रोग्राम सेगमेंट ये कल मैंने बताए थे आपको, क्लियर हो जाने चाहिए। प्रोग्राम सेगमेंट। अगर कोई ये पूछे प्राइमरी मेमोरी में कौन जाते हैं, सब जाते हैं। अगर कोई ये और डीप पूछ ले कि ये दोनों किस में जाते हैं, प्रोग्राम सेगमेंट में, मतलब एक स्टैक बनता है उसी के प्रोग्राम सेगमेंट में वेरिएबल्स होते हैं। ये ऑटो क्या होता है? ऑटो प्रोग्राम के अलावा अलग से स्टैक बनाता है। बच्चों ये क्लियर हो जाना चाहिए। बाकी ये सब अपन किस में पढ़ेंगे? डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल माइंड एक्टिव रखिए आप। हाँ जी बच्चों,
क्या कह रहा है, ऑल स्टोर्ड इन, बच्चों ये सब कहाँ स्टोर होते हैं, रैम के अंदर। रैम का मतलब प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बच्चों क्लियर, रोम के अंदर नहीं। आपको मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल बता रखा है। रोम के अंदर तो क्या होते हैं, फर्मवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट कर सके। भरी हुई होती है रोम, खाली नहीं होती है। कंपनी ऑलरेडी कंप्यूटर को इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करने के लिए जो प्रोग्राम डाल के देती है वो किसके अंदर देती है, रोम के अंदर देती है। सीपीयू, सीपीयू में नहीं, सीपीयू में तो रजिस्टर वेरिएबल होते हैं। बच्चों क्लियर। और मैंने आपको ये भी बताया था, अधिकतर क्वेश्चन आते हैं रजिस्टर वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाने के, डायरेक्ट लिखिए एरर है, डायरेक्ट लिखिए एरर है। सब कुछ बता रखा है बच्चों। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस प्रोग्राम को, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहना चाह रहा है। एक तो क्लियर तो है ना बच्चों आप सब लोगों के, हो सकता है किसी को कम समझ में आ रहा हो, एक दो बार वीडियो देखना, सीरियल वाइज देखना। लेकिन एक बच्चे ने, पता मेरे बहुत बार दुर्घटनाएं होती है मेरे साथ। क्या होता है सुनो, एक बच्चा फोन करता है, मैंने यूट्यूब पे भी कुछ वीडियो डालता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने आपका 7th वीडियो देखा, मेरे थोड़ा कम समझ में आया ऑपरेटर। मैंने कहा भाई 7th देखा, उससे पहले क्या 6th देखा था? वो कह रहा ऐसा नहीं देखा, मेरे को तो 7th दिखा था। मैं हर वीडियो के आगे ये बोलता हूं, अगर तुम गलती से इस वीडियो पे आ गए, इससे पहले वाले वीडियो नहीं देख के आए, तो इसको बंद करो, पहले उनको देखो। बच्चों ध्यान रखिए, सीरियल वाइज चलिए। रामायण भी अगर तुम शुरू से नहीं पढ़ते ना बच्चों, महाभारत ले लो, रामायण नहीं ले लो, कुछ भी ले लो, और लास्ट में पता चले क्या कि सीता का पता चल गया है, तो फिर क्या क्या मतलब है आप बताइए उसका। शुरू से पढ़ो, सीता गई कहां थी, कौन लेके गया था, सीता का पता किसने किया, कैसे किया। तुम डायरेक्टली उस स्टेप को उठा लेते हो, हाँ सीता का पता चल गया, आंसर दीजिए। पूरी स्टोरी को समझो आप, ये पूरी स्टोरी है। यहां पर आइए, इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड ए राइट आंसर, राइट आंसर फाइंड करना, ठीक है। अब डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर है। अब तुम सबको पता है ई और एस प्रोग्राम सेगमेंट में होते हैं। ई का मतलब एक्सटर्नल, एस का मतलब स्टैटिक। बाय डिफॉल्ट वैल्यू उनकी 0 है। बाकी रजिस्टर हो जो सीपीयू के अंदर बनता है, ऑटो हो जो स्टैक के अंदर बनता है, उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। बच्चों क्लियर। यहां पर आइए, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑटो गार्बेज, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक 0। बच्चों क्लियर है, डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक 0, एक्सटर्न क्या है 0, और रजिस्टर क्या है गार्बेज। बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सब कुछ पढ़ा दिया है, क्लियर कर लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट चलिए बच्चों, इसको पढ़ना। अब स्कोप के आगे, अरे बच्चों मैंने सारे कंसेप्ट क्लियर किए हैं, ढंग से पढ़ना। स्कोप ऑफ ऑटो वेरिएबल, ऑटो वेरिएबल का स्कोप क्या है, लोकल। ऑटो मेन के अंदर डिक्लेयर होता है, ऑटो का जो स्कोप होता है वो लोकल होता है। जिस बॉडी के अंदर वो डिक्लेयर हुआ बस वही काम करता है, बॉडी के बाहर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। आप बताइए, स्कोप ऑफ ऑटो लोकल टू ब्लॉक और फंक्शन, सही है। स्कोप ऑफ रजिस्टर वो भी लोकल टू ब्लॉक और फंक्शन, सही है। स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल लोकल टू ब्लॉक और फंक्शन, ये भी ठीक है। स्कोप ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल ग्लोबल और अवेलेबल टू ऑल फंक्शन एंड ब्लॉक, बिल्कुल ये भी सही है। अब बच्चों एक बात बताइए, अब गड़बड़ यहां देखो, यहां क्या किया इसने, ग्लोबल कर दिया, रजिस्टर को ग्लोबल कर दिया, ये भी ऐसे गलत हो गया। बच्चों सी को देखिए, सी को इसने ऑटो को ग्लोबल कर दिया, ये भी गलत है। ऑटो ग्लोबल हो ही नहीं सकता, ऑटो को लोकल बताया, सही है। रजिस्टर को ग्लोबल बता दिया, ये गलत हो गया। इसका मतलब बच्चों आंसर कौन सा सही है आपका, ए। क्लियर हो गया होगा। सी नहीं बच्चों, सी आंसर गलत दिया आप लोगों ने, गलत किया है। उषा नाग, सी गलत है। क्वेश्चन उमा, सी गलत। अच्छा, ये पहले वाले का आंसर तो नहीं था कहीं, इसका आंसर सी था, इसकी बात कीजिए, इसका आंसर देते रहिए। इसका आंसर फर्स्ट सही है। हाँ जी बच्चों, कमेंट नहीं आए, क्या ये क्लियर है क्या? फर्स्ट आंसर क्यों सही है, इसका समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्लियर है क्या? फर्स्ट आंसर इसका बिल्कुल सही। हाँ जी बच्चों, चले आगे, कोशिश कीजिए, अच्छे क्वेश्चन है। अगर कभी नेट का एग्जाम देने जाओ ना कंप्यूटर से, 25% थ्योरी आती है, ये क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। जो पिछले 3-4 क्वेश्चन कराए ये सब मिल जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए।
एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना। अब लाइफ आ गई, लाइफ आ गई। आप बताइए ऑटो की लाइफ क्या है, उस ब्लॉक के अंदर अंदर है। रजिस्टर की लाइफ क्या है, उस ब्लॉक के अंदर अंदर है। स्टैटिक की लाइफ क्या है, पूरे मेन के अंदर है। ग्लोबल एक्सटर्न की लाइफ क्या है, 2 फाइलों के अंदर है। बच्चों क्लियर है? समझने की कोशिश करो। ऑटो परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल्स। ऑटो, ये तो गलत है बच्चों, ये तो गलत है। अब ये क्या कह रहा है, ये इसमें भी वही है। ये क्या कह रहा है, लाइफ ऑफ एन ऑटो वेरिएबल अंटिल प्रोग्राम एंड्स। नहीं, इसको पढ़ो, लास्ट वाले को पढ़ो। ऑटो विद इन द ब्लॉक और फंक्शन, ये सही है अभी तक बच्चों। रजिस्टर विद इन द ब्लॉक और फंक्शन, बिल्कुल सही है। स्टैटिक परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल, मैंने कहा था फंक्शन कॉल। मान लीजिए मैंने कहा, मैंने ये लिखा, ये प्रोग्राम लिखा, समझना, वर्ड में। बच्चों क्लियर? और मैं और ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, मैं अरविंद अरविंद कॉल कर रहा हूं, अरविंद, फिर अरविंद। अब तुम ये कहो कि सर डिक्लेयर तो किया ही नहीं, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको इतना नहीं समझा रहा। मैं 3 बार अरविंद को कॉल करता हूं बच्चों, क्लियर? और यहां पर मैं इस तरीके से ले लेता हूं, यहां पर अरविंद की डेफिनेशन है, अरविंद, और ये अरविंद क्या करता है, स्टैटिक, स्टैटिक इंटीजर आई, यहां पर क्या बच्चों 5, और ये क्या करता है, प्रिंट एफ %d और प्लस आई। सुनना बच्चों, यहां सब इंटीजर और ये सब होते हैं, अभी नहीं लगा रहा मैं, बस समझना। इसका क्या मतलब, इस वर्ड का रिटेन करना मतलब रखना, किसी चीज को रखना, परसिस्ट बिटवीन फंक्शन कॉल, ये तो सब क्लियर है। लाइफ ऑफ एक्सटर्नल अंटिल प्रोग्राम एंड, बिल्कुल सही है बच्चों, ये क्लियर है। बस इस वर्ड का मतलब समझना। मतलब स्टैटिक वेरिएबल क्या करता है, फंक्शन कॉल के अंदर जो अपनी वैल्यू है उसको रखता है, उसको रखता है। देखो कैसे, एक मिनट सुनो। अरविंद आया, अरविंद कॉल हुआ, स्टैटिक इंटीजर आई, यहां पर आई बना कितना, आई कितना बना बच्चों 5, बच्चों बन गया। फिर ये लाइन खत्म, क्यों होगी खत्म, क्यों होगी खत्म, मैंने बताया था आपको, इसलिए बताया था कि स्टैटिक का इनिशियलाइजेशन केवल एक बार होता है। लो ये आई 5, प्रिंट पहले बढ़ेगा, 5 का क्या होगा 6 होगा बच्चों, 5 का 6 होगा, 6 प्रिंट होगा, फिर यहां जाएगा, ये काम हो चुका, अब यहां आएगा, फिर अरविंद कॉल होगा। अब बच्चों ये तो एक बार में ही खत्म हो गया, ये तो एक बार में ही खत्म हो गया। अरविंद प्रिंट, अरविंद को कॉल होगा, यहां जाएगा, प्लस 7 होगा बच्चों। अब कितना हो गया, 7 हो गया, पहले 6 हुआ, अब 7 हो गया, प्रिंट 7 होगा, फिर ये यहां पर जाएगा, फिर बच्चों अरविंद कॉल होगा, फिर पहले बढ़ेगा, प्रिंट 8 होगा। अब बच्चों यहां जाएगा, मेन से बाहर ही आ गया। जब मेन से बाहर आ गया बच्चों, मेन से बाहर आ गया। फंक्शन कॉल मैंने पढ़ाई नहीं कैसे चलती है, मैंने समझाने की कोशिश की, 6, 7, 8। इस परसिस्ट का मतलब क्या होता है कि बच्चों ये वैल्यू जब तक इसको कॉल करते रहोगे बच्चों, आई 5 था। अगर ये ऑटो होता ना, ऑटो, तो वापस जाता, तो वापस असाइन होता, मतलब वैल्यू को होल्ड नहीं करता, वापस असाइन होता, यहां से बाहर निकलते इसकी डेथ हो जाती। और अगर ये ऑटो होता, यहां से बाहर निकलते इसकी डेथ हो जाती। मान लो अगर ये ऑटो होता, थोड़ी देर के स्टैटिक की जगह क्या होता, ऑटो। तो बच्चों एक बार बताइए, आया, आई में 5 गया, प्लस आई कितना होगा बच्चों, उस केस में कितना होगा, 6 होगा। फिर बच्चों बाहर निकलते ही डेथ हो गई उसकी, ऑटो है इसलिए डेथ हो गई। वापस यहां गया, क्योंकि यहां से कॉलिंग चल रही है। अब मैन यहां था, अब मैन यहां आ गया, फिर कॉल हुआ, फिर आई के अंदर 5 आएगा, प्लस आई क्या होगा, 6 होगा। फिर डेथ हो गई ऑटो की, फिर ये आप मैन इसको कॉल करेगा, ये यहां नहीं जाता, ध्यान रखिए, ये कोई लूप थोड़ी है। पहले इसको कॉल किया, इसके लिए कॉल हुआ, 6 प्रिंट हुआ, फिर इसका नंबर खत्म, फिर इसके लिए कॉल हुआ, 6 प्रिंट हुआ, फिर इसके लिए कॉल हुआ बच्चों, वापस आई में 5 आएगा, बढ़ेगा, कितना प्रिंट होगा, 6। अब किसी के लिए कॉल नहीं, बाहर आ जाएगा 666। ऑटो होता तो ये होता, और ऑटो इससे बाहर निकलते ही अपनी डेथ कर देता है बच्चों, अपनी डेथ कर देता है। और जो स्टैटिक होता है ना बच्चों, जो स्टैटिक होता है बच्चों, उसमें ये खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी डेथ नहीं होती है। वो इस फंक्शन कॉल के लिए स्थिर रहता है। मैं क्या कह रहा हूं, वो स्थिर रहता है। आई 5, एक बार 5 हो गया, फिर प्लस ये 6 हो गया, फिर जब ये यहां गया
तो आई में जो पढ़ा था उसी को ले लेता है, क्योंकि ये स्टैटिक है। स्टैटिक का क्या मतलब है ये मैंने समझाने की कोशिश की। एक बार ये क्लियर कर दीजिए, परसिस्ट का क्या मतलब है। इसका मतलब है स्टैटिक वेरिएबल जब तक ये इसको कॉल करते रहेंगे तब तक ये काम आता रहेगा। ऑटो में ऐसा नहीं होगा, ऑटो में ऐसा नहीं होगा। ऑटो में बार बार आएगा, बार बार इनिशियलाइज होगा। तुम तो एक लाइन समझ लो, स्टैटिक इस लाइन को खत्म ही कर देता है और ऑटो बार बार असाइन करता रहता है। बच्चों क्लियर, समझ में आ गया होगा, ये इसका मतलब होता है। थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूजन है पुराने वीडियो देख के आइए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अच्छी तरीके से मैंने पढ़ा रखा है। नेक्स्ट यहां पर आइए। अच्छा, उसका आंसर क्या बना? उसका आंसर डी बना। सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़िए। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए लोकल वेरिएबल। एक बार बताइए, लोकल वेरिएबल बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ऑटो। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए लोकल वेरिएबल। मान लो मैंने ये लिखा, किसी बॉडी के अंदर मैंने ये लिख दिया इंटीजर ए, तो बच्चों ये क्या है ये पूछ रहा है, ऑटो है। अरे रजिस्टर लिखना है, रजिस्टर बनाना है तो लिखना पड़ेगा। इंटीजर ए लोकल वेरिएबल है, क्या है? ऑटो है। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट चलिए। विच अमंग द फ्लोइंग इज ए ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा होता है बच्चा? एक्सटर्नल। सबको पता है, जिसका स्कोप पूरे प्रोग्राम में चले उसको अपन क्या कहते हैं? एक्सटर्नल। बच्चों अच्छी तरीके से क्लियर कर लो, अगर आईए का एग्जाम देना है तो सी के ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। स्पीड ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा समझ में, क्योंकि सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल के लिए बताइए। ए स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी एसेज इन अदर फाइल। ओ नहीं, अदर फाइल में अगर कोई एसेज हो जाता है तो एक्सटर्न होता है। अदर फाइल में अगर कोई एसेज हो जाता है इसका मतलब वो एक्सटर्न होता है। ए स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल समझ में आ गया होगा। स्टैटिक ग्लोबल का मतलब समझ में आ गया होगा कि ये मेन के बाहर डिफाइंड है। जैसे मैंने लिखा स्टैटिक इंटीजर ए। बच्चों क्लियर? और फाइल तो ये पूरे प्रोग्राम में चल सकता है, लेकिन अदर फाइल में थोड़ी चल सकता है। ग्लोबल का मतलब क्या है? स्टैटिक ग्लोबल मतलब मेन के ऊपर डिफाइन है, मेन के ऊपर डिफाइन है, या फिर इस ब्रेसेट के बाद जो डिफाइन है। सबको पता है स्टैटिक पूरे प्रोग्राम में चल सकता है। अगर बॉडी के बाहर डिफाइन है तो पूरे प्रोग्राम में चल सकता है। एक देखो, दो चीज समझो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो दो चीजों में। इस बॉडी के बाहर अगर कोई स्टैटिक है, ठीक है, तो भी इस बॉडी में चलता है। बच्चों क्लियर? इस बॉडी के बाहर अगर कोई स्टैटिक है तो इस बॉडी में चल सकता है। बच्चों अगर मान लो ऑटो है इस बॉडी में तो भी चलेगा, और बाहर है तो भी उसका स्कोप यहां रहेगा। क्लियर? तुमको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इतना समझ लो। ग्लोबल का क्या मतलब है? ग्लोबल का मतलब है कोई मेन के बाहर डिक्लेयर हुआ स्टैटिक, उसका स्कोप पूरे के अंदर होता है। तो फिर सर ग्लोबल ऑटो बन सकता है क्या? अरे नहीं, मेन के बाहर ऑटो बन ही नहीं सकता। क्या सर ग्लोबल रजिस्टर बन सकता है क्या? नहीं, मेन के बाहर रजिस्टर क्लियर हो ही नहीं सकता। मेन के बाद दो ही तरीके के डिक्लेरेशन हो सकते हैं, या तो आपका स्टैटिक या तो आपका स्टैटिक या एक्सटर्नल। और अगर कुछ भी नहीं लगाया तो उसको ग्लोबल काउंट कर लेता है अपने आप। कंपाइलर क्या काउंट कर लेता है? ग्लोबल। यहां पर आइए। ए स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन बी यूज्ड ओनली इन ए फाइल इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। सही है, ग्लोबल है और उस फाइल के अंदर वो काम कर सकता है जिस फाइल के अंदर वो डिक्लेयर है। ए स्टैटिक ग्लोबल वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर विदाउट एक्सटर्नल कीवर्ड। बच्चों ये कैसी बातें कर रहे हैं? स्टैटिक कीवर्ड काम आता है। डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इज -1, गलत है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी। क्लियर? हाँ जी, सबने आंसर सही दिया है, बी। अब अच्छी तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। मेन के बाद दो ही तरीके के वेरिएबल क्रिएट किए जा सकते हैं, एक स्टैटिक और एक एक्सटर्नल। और अगर कुछ नहीं लगाया तो वो ग्लोबल काउंट होता है। हाँ, ऑटो मेन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होगा, कहीं पर लोकल स्कोप होगा। रजिस्टर मेन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर होगा और लोकल स्कोप होगा। क्लियर बच्चों? एक्सटर्नल का फायदा क्या है? एक्सटर्नल दो फाइलों के बीच में भी डेटा का कम्युनिकेशन कर सकता है, और स्टैटिक केवल उसी फाइल के अंदर काम कर सकता है। नेक्स्ट चलिए, इसको पढ़िए।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन? डिक्लेरेशन का मतलब आप कंपाइलर को यह बताओ कि किस तरीके की वैल्यू इस वेरिएबल में आएगी। डिक्लेरेशन मतलब आप कंपाइलर को यह बताओ कि फंक्शन रिटर्न क्या करेगा और लेगा क्या। डिक्लेरेशन केवल इतना बताता है, लेकिन डेफिनेशन वर्ड मतलब मेमोरी ऑक्युपाई कर लेता है, मेमोरी एसेज कर ली उसने, मेमोरी क्रिएट कर ली उसने, मेमोरी को होल्ड कर लिया उसने। तो डेफिनेशन और केवल कंपाइलर को यह बताना कि वो काम क्या करेगा, किस तरीके की वैल्यू लेगा, किस तरीके की वैल्यू को यूज करेगा, वो है आपका डिक्लेरेशन। बच्चों क्लियर? चलिए इसको देख लेते हैं। डिक्लेरेशन डज अलोकेट मेमोरी फॉर ए वेरिएबल। अरे गलत है, डिक्लेरेशन डज डजंट आना चाहिए था, ये गलत है। डिक्लेरेशन डज अलोकेट, नहीं गलत है। डिक्लेरेशन डजंट अलोकेट मेमोरी फॉर ए वेरिएबल, सही है। डेफिनेशन डज अलोकेट मेमोरी फॉर ए वेरिएबल, सही है। डिक्लेरेशन डजंट अलोकेट मेमोरी फॉर ए वेरिएबल और डेफिनेशन नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन मेमोरी अलोकेट करती है। बच्चों इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर हो गया होगा? सबके कंसेप्ट क्लियर होंगे? कंसेप्ट क्लियर है तो तुम नेट का एग्जाम, नेट क्वालिफाई करो बच्चों, नेट क्वालिफाई करो। कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको 30, 35, 40 हजार रुपए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको अगर नेट क्वालिफाई हो तो मैं गारंटी देता हूं उदयपुर की 4-5 को तो मैं जानता हूं जो 40 से 50 हजार नेट क्वालिफाई कंप्यूटर टीचर को दे रही है। पर मंथ 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं। आजकल प्राइवेट और गवर्नमेंट में ज्यादा अंतर नहीं हुआ, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उस लेवल की। ठीक है बच्चों, ज्यादा अंतर नहीं है। आप नेट क्वालिफाई करो, यही सब कुछ आता है जो आपके फर्स्ट ग्रेड कंप्यूटर साइंस के अंदर आता है, वही सब कुछ आपको वहां मिलेगा। हाँ जी, बहुत सारा स्कोप है, तुम क्या यूज नहीं करते उस स्कोप का। राइट स्टेटमेंट बताना है। रीडिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल इज ओके, एक बार बताइए। रीडिक्लेरेशन मैंने लिखा इंटीजर है, क्लियर बच्चों? इंटीजर है, फिर मैंने इंटीजर ए कर दिया। अरे ये तो गलत है, एक स्कोप के अंदर रीडिक्लेरेशन हो ही नहीं सकता। नहीं, ये तो गलत है। रीडिक्लेरेशन ऑफ ये वेरिएबल इज ओके, गलत है। रीडेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इज नॉट ओके, ये गलत है। क्यों? क्योंकि रीडेफिनेशन इंटीजर ए 5, ठीक है डेफिनेशन, फिर ए में मैंने 6 डाल दिया, बिल्कुल सही है। क्या दिक्कत है बच्चों? अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट क्या कराऊंगा? प्रिंट एफ, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ %d एंड ए। बच्चों बताओ क्या प्रिंट होगा इस केस में? और अगर इस केस में प्रिंट कराऊं मैं, सुनना बच्चों, यहां पर कितना 5 और यहां पर कितना 6, और मैं प्रिंट कराऊं प्रिंट एफ %d एंड ए। बच्चों यहां क्या प्रिंट होगा समझना। सुनना, यहां पर क्या है? ए बना होगा, एक कितना बच्चों 5, और ये कह रहा है ए वापस बनाओ। अरे बन ही नहीं सकते। एक लोकल स्कोप में सेम ये दो अलग अलग ए बना रहा है, दो अलग अलग ए बना रहा है, दो अलग अलग ए बना रहा है। ये तो गलत है ना बच्चों। एक लोकल स्कोप के अंदर एक नाम का एक ही वेरिएबल हो सकता है, ये भी बना रहा है, ये भी बना रहा है। बच्चों एरर आ जाएगी। लेकिन बच्चों यहां बना एक ही रहा है ए, बस एक बार उसमें 5 डाल रहा है और एक बार उसके अंदर 6 डाल रहा है। इनको डेफिनेशन कहता है। डेफिनेशन कितनी बार भी दे दो, प्रिंट क्या हो जाएगा बच्चों 6, और यहां प्रिंट क्या हो जाएगा बच्चों ए। बच्चों क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल यूज मेमोरी ब्लॉक्स, ये भी सही है। रीडेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल इज नॉट ओके, नॉट ओके गलत है, ओके है बच्चों, सी आंसर सही। डेफिनेशन ऑफ ए वेरिएबल यूज मेमोरी ब्लॉक। वापस सुन लो, डिक्लेरेशन केवल ये बताता है कंपाइलर को कि इस वेरिएबल में किस तरीके की वैल्यू आएगी, पूरी पूरी आएगी, कैरेक्टर आएगी, रियल आएगी, कैसी आएगी। डेफिनेशन क्या बताता है? मेमोरी अलोकेट कर दिया। डेफिनेशन एक वेरिएबल की एक ब्लॉक में कितनी बार हो सकती है, कितनी बार भी करवाइए, डेफिनेशन कितनी बार भी करा दो तो जो लास्ट डेफिनेशन बनी वही रहेगा और वही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर डिक्लेरेशन एक वेरिएबल के सेम वेरिएबल के 2 कर दिए, इसका मतलब हो ही नहीं सकता। ए नाम का वेरिएबल है, 5 डाला, फिर ए नाम का वेरिएबल है। अरे एक ब्लॉक में समझ में आ गया होगा, एक मेमोरी का नाम एक ही होता है, ये एरर दे देगा। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, समझने की कोशिश कीजिए। क्या सही है और क्या गलत है समझने की कोशिश कीजिए।
नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को देखिए, रजिस्टर वेरिएबल आर यूजुअली फास्ट, वो कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, करेक्ट सुनना बच्चों, रजिस्टर वेरिएबल आर यूजुअली फास्ट, बिल्कुल, रिट्राइविंग वेरिएबल सही है, स्टैटिक वेरिएबल आर यूजुअली मेंटेन देयर वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल, सही है, दोनों सही है अभी तक। स्टैटिक का नाम स्टैटिक इसलिए पढ़ा क्योंकि एक बार असाइन होने के बाद वो लाइन तो हट गई, अब वो लाइन हट गई इसका मतलब वो चलता रहेगा। बच्चों क्लियर? यहाँ ये ऑटो वेरिएबल रिलीज देयर मेमोरी आफ्टर द ब्लॉक और फंक्शन वेयर दे आर डिक्लेयर्ड, बिल्कुल, इससे बाहर जाते ही ऑटो वेरिएबल खत्म हो जाता है, ये भी सही है बच्चों। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव। क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट को समझो, कैसे आंसर दे रहा हूं क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट, हाँ जी बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़िए, राइट स्टेटमेंट बताना है, राइट स्टेटमेंट कौन सा, वेरिएबल्स ऑफ टाइप ऑटो आर स्टोर्ड इन स्टैक मेमोरी, बिल्कुल, ऑटो किसमें, स्टैक मेमोरी में, बिल्कुल सही है। वेरिएबल ऑफ टाइप स्टैटिक आर स्टोर्ड इन सेगमेंट मेमोरी, सही है, मैंने कहा ना प्रोग्राम सेगमेंट। बच्चों क्लियर, कौन कौन, ई और एस, ऑटो का अलग से स्टैक बना लेता है, रजिस्टर का सीपीयू के अंदर, क्लियर, प्रोग्राम सेगमेंट के अंदर कौन कौन, एक्सटर्न और स्टैटिक, बच्चों क्लियर। वेरिएबल ऑफ टाइप रजिस्टर आर स्टोर्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, बिल्कुल सही है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही है। अरे बच्चों नेट के क्वेश्चन देखो, तुम कहते हो नेट में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे समझ में नहीं आया, एक बार थ्योरी क्लियर कर लीजिए, तुम सब आंसर दे रहे हो, नेक्स्ट, हाँ जी क्लियर है क्या, कमेंट कर दो। दीपिका, स्टैक मेमोरी क्या होता है, स्टैक और क्यू का नाम सुना होगा आप लोगों ने, याद रखना दो चीज होती है। जैसे मैंने लिखा, मान लो एक प्रोग्राम लिखा इंटीजर मैन, इस तरीके से मैंने लिखा, और यहां पर लिखा मैंने इंटीजर A5, इंटीजर B6, क्लियर, और इंटीजर C इक्वलेंट A प्लस B, और प्रिंट F %D एंड C, और रिटर्न 0। बच्चों इसमें ये जो डेटा होते हैं, ये तो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये जो फंक्शन का पार्ट होता है वो अलग वेरिएबल में जाता है, और जो ये तो प्रोग्राम अलग वेरिएबल में जाता है, अलग लोकेशन पे जाता है, और वेरिएबल यानी स्टैक बन जाता है, वहां पर ये जाता है। जैसे मान लो ये स्टैटिक, इसको अगर मैं ऑटो कर दूं तो A5 यहां जाएगा, A6 यहां जाएगा, बच्चों क्लियर, C भी यही होगा, समझ में आ गया होगा, ये B है, ये C है, तो डेटा एक जगह जाता है और प्रोग्राम की लाइनें वो एक जगह जाती है, इधर से पढ़ता रहता है, फिर सीपीयू को जब रिक्वायरमेंट होगी वो वेरिएबल को कॉल कर लेगा। क्लियर, क्या कहना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करो। दो अलग अलग जगह, मान लो कुछ लोगों को मैंने जीवन पे बुलाया, महेश, सुरेश, पवन, ये सब एक तरफ, लड्डू, बर्फी, ये सब एक तरफ, वो डेटा है। महेश, सुरेश सबको बैठा दिया, जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो स्टैक से उठा रहा है। बच्चों क्लियर, ये कंसेप्ट होता है ऑटो का। और अगर मान लो मैंने जीवन पे बुलाया और सबको थाल दे दिया साथ में ही, तो फिर बच्चों वो स्टैटिक और क्या है, एक्सटर्नल। और बच्चों मैंने कहा दिया मुंह में ही भर के रखो तो वो रजिस्टर है। क्लियर, ये समझने की कोशिश करना, सब अलग अलग। क्लियर है क्या? ये ज्यादा अच्छा समझ में जब आएगा जब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। अभी तो इतना क्लियर कर लीजिए, जब प्रोग्राम कंपाइलर एग्जीक्यूट करवाता है तो जो सोर्स कोड है वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होके मेमोरी के पास पहुंचता है। मेमोरी प्रोग्राम के पार्ट को अलग डेटा में रखते हैं, अलग जगह रखती है, और जो वेरिएबल है उनका एक अलग स्टैक बनाती है ऑटो के केस में। लेकिन स्टैटिक और एक्सटर्नल के केस में
जहां प्रोग्राम जाता है वहीं पर वेरिएबल उसी लोकेशन में से वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। क्लियर। फिर सीपी को रिक्वायरमेंट है तो ऑटो जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ऑटो वाले वेरिएबल को कॉल करता रहता है स्टैक के थ्रू। बच्चों क्लियर? ठीक है, बाकी ये समझ में आएगा, आपकी टेंशन मत लो। आपने प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ये सब पढ़ा होगा किस तरीके से करते हैं, वहीं खेल समझ में आ जाएगा स्टैटिक और इसका। देखिए यहां पर आ जाइए बच्चों, इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को उठाइए। वेरिएबल्स ऑफ टाइप ऑटो आर इनिशियलाइज फ्रेश फॉर ईच ब्लॉक और फंक्शन कोड। बिल्कुल सही है, वेरिएबल ऑफ टाइप ऑटो आर इनिशियलाइज फ्रेश फॉर ईच ब्लॉक और फंक्शन कोड। हर फंक्शन कॉल में वापस इनिशियलाइज्ड होगा, बिल्कुल सही है। ऑटो कोई कैंसिल थोड़ी होता है, वो तो स्टैटिक होता है। यहां पर वेरिएबल ऑफ टाइप स्टैटिक आर इनिशियलाइज ओनली फर्स्ट टाइम द ब्लॉक और फंक्शन इज कॉल्ड, दोनों सही है, अभी तक दोनों सही है। वेरिएबल ऑफ टाइप रजिस्टर आर इनिशियलाइज इच टाइम द ब्लॉक और फंक्शन इज एग्जीक्यूट, ये भी सही है। अरे स्टैटिक ही ऐसा होता है जो एक बार इनिशियलाइज होता है फिर वो लाइन कट जाती है। आंसर क्या आ जाएगा? ठीक बच्चों, आज आपको इतने भयंकर क्वेश्चन में दिक्कत इसलिए नहीं आ रही क्योंकि तुमने थ्योरी क्लियर की है। तुम बड़े से बड़े प्रोफेसर से पूछ लेना एक बार, बड़े से बड़े प्रोफेसर की कह रहा हूं, स्टूडेंट को तो भूल जाइए। आज के जो क्वेश्चन है वो सब नेट के क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पर आ जाए, ये कुछ क्वेश्चन है जो आए हुए हैं। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम? इस आउटपुट निकालिए प्रोग्राम का। ये सब क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, अच्छी अच्छी साइट नेट है, गेट है, तो वहां से क्वेश्चन ले लेके मैं आपको समझा रहा हूं। इंटीजर मैन ऑटो, बिल्कुल लोकल बॉडी में ऑटो कोई दिक्कत, यही ऑटो बाहर हो जाता है, एरर आ जाती। ऑटो इंटीजर ए, यहां पर लोकल स्कोप क्या प्रिंट होगा 15 और यहां पर क्या प्रिंट होगा 10। क्यों? क्योंकि ऑटो का स्कोप यहां तक ही है, ये 15 ये 10, बस आंसर क्या आ जाएगा 15 एंड 10। बच्चों कमेंट कीजिए, क्या क्लियर है? क्या कमेंट चलते रहने चाहिए? हाँ जी। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को देखिए। रजिस्टर, बिल्कुल अभी तक कोई दिक्कत नहीं। रजिस्टर ए 15, प्रिंट एफ ए कितना बच्चों 15, लोकल स्कोप खत्म, प्रिंट ए कितना 10, 15 एंड 10। बच्चों क्लियर? अरे ये क्यों आए, ये बता रहा है यहां क्या प्रिंट होगा, यहां क्या प्रिंट होगा। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है रजिस्टर इंटीजर बी प्रिंट बी, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम स्टेटमेंट। आपको बताना है बी को प्रिंट कराना है, बी में कुछ डाला नहीं इसमें। बच्चों रजिस्टर क्या होता है? गार्बेज। रैंडम इंटीजर नंबर, बिल्कुल नंबर, रियल नहीं, रियल तो पॉइंट वालों को कहते हैं, जो ये होता है ये रियल होते हैं। इंटीजर नंबर रैंडम गार्बेज वैल्यू को कहते हैं, रैंडम इंटीजर नंबर। बच्चों सबको पता है, यहां पर सी ऑप्शन आ जाए। यहां पर ये रिटर्न 20, अरे ये रिटर्न कुछ भी करो, ये तो ये कह रहा है ये प्रोग्राम हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। मान लो मैंने ये लिखा अरविंद, और इसके अंदर लिखा इंटीजर ए ये कितना 5, इंटीजर बी ये कितना 6, और इंटीजर सी इक्वलेंट ए प्लस बी, और रिटर्न सी। अब बच्चों मान लो मैंने यहां पर लिखा इंटीजर मैन, सुनना बच्चों, इंटीजर मैन, और बस ज्यादा कुछ नहीं लिख रहा, पूरे कंसेप्ट नहीं बना रहा, बस इतना सा कह रहा हूं, और डी और प्रिंट एफ %d एंड डी, और यहां पर इंटीजर डी। चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम, कोई डिक्लेरेशन डेफिनेशन कुछ नहीं दी, यहां दो इंटीजर डी बना होगा, ये लीजिए। अरविंद कॉल हुआ, कॉल हो गया, अरविंद कॉल हुआ इसकी जगह फंक्शन कॉल मैं कल पढ़ाऊंगा बच्चों, कल परसों तक आएगी। अरविंद कॉल हुआ, यहां पर गया, बिल्कुल गया। यहां डेटा कुछ भी नहीं लिखा, इंटीजर माना जाता है, इंटीजर माना जाता है, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा। यहां ए बना लोकल में, बना, बी बना, बिल्कुल बना, सी बना, बिल्कुल, उसके अंदर 11 आया, रिटर्न सी रिटर्न होगा, सी मतलब 11 रिटर्न होगा। ये रिटर्न सी मतलब हर फंक्शन, ये यहां 11 आ गया,
बच्चों इस अरविंद की जगह 11 आ गया, क्योंकि अरविंद कौन सी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। नहीं लिखो तो भी इंटीजर, ये सब पढ़ाया जाएगा। बच्चों ये 11 यहां आ गया, डी में 11 चला गया, ये नो, डी यहाँ का लोकल है, लोकल है, यहाँ प्रिंट हो जाएगा, हो जाएगा। ये ए यहाँ प्रिंट होगा, नहीं होगा। ये बी यहाँ प्रिंट होगा, नहीं होगा। ये सी यहाँ प्रिंट होगा, नहीं होगा। सी यहां से यहाँ गया, गया। रिटर्न का मतलब है इसकी जगह कॉपी हो गई, ये डेटा यहां चला गया। फिर ये यहाँ गया, ये लोकल है, यहाँ प्रिंट होगा, होगा। लेकिन ए बी सी प्रिंट नहीं कर सकते, सी यहाँ प्रिंट नहीं कर सकते, इसलिए सी के डेटा को यहां भेजने का तरीका रिटर्न। रिटर्न, हर फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, हर फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। तो मेन भी एक फंक्शन है, कुछ रिटर्न करेगा। किसको रिटर्न करेगा? बच्चों जिसने इसको कॉल किया, जिसके अंदर ये बन रहा है। बच्चों क्लियर? रिटर्न 20 तो 20 कर दो, नल कुछ भी रिटर्न नहीं तो नल कर दो। बच्चों रिटर्न कुछ और तो कुछ और कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये इंटीजर लगने की वजह से ये है कि मेन कुछ रिटर्न करेगा। अब कहा जिसने मेन को कॉल किया उसको रिटर्न करेगा, जिसने मेन को कॉल किया उस मेन के ऊपर ये होगा। क्या प्रोग्राम इतना से थोड़ी होता है, प्रोग्राम तो बहुत बड़ा होता है, प्रोग्राम तो बहुत बड़ा होता है। मेन भी कॉल होता है, मेन भी कॉल होता है। ये तो इसके छोटी छोटी फाइलें हैं, एक मेन एक फाइल, दूसरा मेन दूसरी फाइल, तीसरा मेन तीसरी फाइल, इस तरीके से चलता है। बच्चों हर फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये 20 नहीं 30 कर दो, 40 कर दो, 50 कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आउटपुट पहले 15 आएगा, फिर ये 10 आएगा। हाँ जी, क्लियर है क्या? बाकी मैं फंक्शन कॉल पढ़ाऊंगा आपको अच्छी तरीके से, अब तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को पढ़िए। बच्चों ये थोड़े से अलग तरीके क्वेश्चन आ गए, इनको भी मैं करूंगा, लेकिन पहले यहां पर आ जाइए। चलो इनको कर ही लेते हैं, कितना टाइम बचा अपने पास? 10 मिनट है ना? इन सबको कर लेते हैं एक बार। सुनना, ये सारे ही आए हुए क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। आइडेंटिफायर में कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं, 32 कीवर्ड होते हैं। किसके अंदर? सी के अंदर। सी के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं। अभी तक मैंने पूरी सी नहीं पढ़ाई आपको, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज ले आइए कि टोटल कीवर्ड कितने होते हैं बच्चों? 32। अब एक बार बताओ, क्या आपने कभी, एक काम करें क्या, इसको अपन अलग से ही ले लेंगे, कुछ गिने चुने क्वेश्चन है उनको ले लेता हूं मैं। कुछ गिने चुने क्वेश्चन है उनको देख लीजिए। इन क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा। आइडेंटिफायर के कीवर्ड अभी पूरा नहीं हुआ, जैसे स्ट्रक्ट भी कीवर्ड में आता है, क्लियर, यूनियन, एनम, ये सब पढ़ाने के बाद लास्ट में कीवर्ड समझाऊंगा मैं। पहले इनको देख लो, इतना ही टाइम बचा है। कल अपन क्या लेंगे? पॉइंटर। कल की क्लास में मत कर देना, आपको पहली बार पता चलेगा पॉइंटर चीज क्या होती है। यहां पर आइए, एन आइडेंटिफायर में कंटेन, आइडेंटिफायर में ए टू जेड बेसिक कैरेक्टर सेट होता है, यूनिकोड अल्फाबेट कैरेक्टर अदर लैंग्वेज, अंडरस्कोर सिंबल होता है, 0 to 9 होता है, यूनिकोड नंबर्स इन अदर लैंग्वेज होते हैं, यूनिकोड जैसे आस्की कोड वगैरह वगैरह, ये सब। ऑल द अबव बिल्कुल सही है। आप बताइए, समझ में आ गया होगा। तुम तो इतना याद रखो, ए टू जेड होता है, अंडरस्कोर होता है, 0 to 9 होता है। किसके अंदर? आइडेंटिफायर। क्या होता है आइडेंटिफायर? जो नाम होते हैं वेरिएबल के, फंक्शन के, उन सबको क्या कहते हैं अपन? आइडेंटिफायर। क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी, इस क्वेश्चन को देखिए। व्हाट इज द नंबर्स ऑफ कैरेक्टर यूज टू आइडेंटिफायर और नेम ऑफ ए फंक्शन एंड ग्लोबल वेरिएबल आर 31। बच्चों कितने कैरेक्टर हो सकते हैं? 31 कैरेक्टर हो सकते हैं। कितने? 31। क्लियर हो गया होगा यहां तक? नेक्स्ट चलिए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर दैट इज यूनिक फॉर नॉन ग्लोबल वेरिएबल एंड नॉन फंक्शनल नेम? बच्चों याद रखना,
31 ऑप्शन होता, 31 होता। क्लियर? व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर? आइडेंटिफायर की लेंथ कितनी होती है? 31 कैरेक्टर। अब 31 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि 63 होगा। बच्चों क्यों होगा? सुनो, एक होता है 32 बिट कंपाइलर, एक होता है 64 बिट कंपाइलर। इसके अंदर जैसे ट्रिपल इनके अंदर बच्चों ये 31 कैरेक्टर का होगा, तो यहां पर 63 कैरेक्टर का होगा। ऑप्शन अगर 31 होता तो 31 देते, नहीं है तो आपको 63 देना है। क्लियर? ये कंसेप्ट क्लियर है क्या? चेक कर लीजिए। क्लियर? कैरेक्टर की जो वेरिएबल का जो नेम है या आइडेंटिफायर का जो नेम है या फिर फंक्शन का जो नाम है वो कितने कैरेक्टर का हो सकता है? 31, और 31 नहीं है तो 63 आंसर देना। क्लियर बच्चों? और देख लेते हैं। एन आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट से हो सकता है, अंडरस्कोर से हो सकता है, किससे स्टार्ट हो सकता है? क्या ये सही है क्या गुरुजी? बिल्कुल सही है। क्लियर बच्चों? एनी करेक्टर डेट कैन बी टाइप्ड ऑन ए कीबोर्ड, क्या किसी करेक्टर से हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है सर। बच्चों ये सब एनी करेक्टर डेट कैन बी टाइप्ड ऑन ए कीबोर्ड। बच्चों एनी करेक्टर कीबोर्ड के ऊपर जो भी टाइप करेक्टर है, कीबोर्ड पे तो ये भी होता है, कीबोर्ड पे तो ये भी होता है। बच्चों कीबोर्ड पे तो ये भी होता है, कीबोर्ड पे तो ये भी होता है। इन सब से नहीं स्टार्ट हो सकता, या तो अंडरस्कोर या फिर करेक्टर से। कौन से करेक्टर? A to Z और जीरो स्टार्ट, A to Z और A to Z और अंडरस्कोर, बस इन तीन से स्टार्ट हो सकता है। एनी आइडेंटिफायर कैन स्टार्ट, इस वर्ड को समझना, कैन यूज नहीं बोल रहा हूं, कैन स्टार्ट अल्फाबेट और अंडरस्कोर। एनी करेक्टर डेट कैन बी टाइप्ड ऑन ए कीबोर्ड। अरे कीबोर्ड पे तो प्लस भी होता है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है, मोड भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है। टाइप्ड ऑन कीबोर्ड ये गलत है, स्टार्ट वर्ड है इसलिए गलत है। अगर वो ये कहता है आइडेंटिफायर में क्या क्या होता है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीनों आ जाते हैं, लेकिन स्टार्ट की बात कर रहा है। क्लियर है क्या? सी रॉन्ग, ए एंड बी राइट। गुस्सा बिल्कुल सही है। क्लियर बच्चों? ए एंड बी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, जो ऑप्शन डी। ये क्यों गलत हुआ समझ में आ गया होगा? ठीक। हाँ जी बच्चों, और देख लेते हैं। सी प्रोग्रामिंग किसमें यूज करती है? मशीन कोडिंग में ज्यादा यूज आती है, जैसे फ्रिज की, माइक्रोवेव की, वॉशिंग मशीन की, सब में काम आती है, समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर बच्चों? सी प्रोग्रामिंग मशीन की जितने भी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग की जाती है उसी में की जाती है। जितने भी ऐसे मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पढ़ाया, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम 99% ऑपरेटिंग सिस्टम सी में ही बने। क्लियर? नेक्स्ट। What are the type of constant in C language? सबको पता है कांस्टेंट दो तरीके के होता है, प्राइमरी कांस्टेंट, सेकेंडरी कांस्टेंट, बेसिक कांस्टेंट एंड एडवांस कांस्टेंट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कांस्टेंट बच्चों क्लियर? प्राइमरी और सेकेंडरी कांस्टेंट आ गया होगा समझ में? कांस्टेंट कितने तरीके के होते हैं? दो, प्राइमरी कांस्टेंट और सेकेंडरी कांस्टेंट बताएंगे, है ना? ठीक है बच्चों, ये सब समझ में आ रहा होगा। ए कांस्टेंट वैल्यू डजंट चेंज, सही है, कांस्टेंट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। ए वेरिएबल वैल्यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू नीड्स, सही है, फर्स्ट ही सही। ए कांस्टेंट कैन चेंज इट्स वैल्यू, गलत है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, और गलत है, सब समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट वो होता है जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, वेरिएबल वो होता है, नाम से ही पता है, जो अपनी वैल्यू को वेरीज कर सकता है, बदल सकता है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए, यहां जाइए। फाइंड एन इंटीजर कांस्टेंट, ये इंटीजर कांस्टेंट बच्चों ये क्या है? ये तो स्ट्रिंग है, ये तो स्ट्रिंग है। ये क्या है? ये रियल है, 3.145, ये क्या है? रियल है। इंटीजर कांस्टेंट 34 है, ये क्या है? स्ट्रिंग है, पढ़ाया जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। ये क्या है? रियल कांस्टेंट है। आपको क्या चाहिए? इंटीजर कांस्टेंट 34 है। बच्चों क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट चलिए। ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। फाइंड द फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट बच्चों देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट दो तरीके के होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, फ्लोटिंग का मतलब जिनमें पॉइंट आता है, फ्लोट आता है, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्रैक्शनल और एक एक्सपोनेंशियल।
फ्लोट जिसमें पॉइंट आता है दो तरीके के होते हैं, एक फ्रैक्शनल और एक एक्सपोनेंशियल। मैंने लिखा 1.2 1 ऐसे लिख दिया मैंने 1 2 3.4567। इसी को अगर मैं एक्सपोनेंशियल में लिखूं 1.23456 e2। बच्चों क्लियर? ई का मतलब होता है 10 की पावर 2। अगर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉइंट यहीं चला जाएगा। ये फ्रैक्शनल है, इनको रियल कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल। रियल बोलो, फ्लोटिंग बोलो। फ्लोटिंग भी दो तरीके के, एक फ्रैक्शनल जिसमें पावर फॉर्मेट नहीं है, एक एक्सपोनेंशियल जिसमें पावर फॉर्मेट है। क्लियर बच्चों? तो याद रखना ये क्या कह रहा है, ये 12.3 और 10 की पावर 5। ये क्या है? ये रियल है बिल्कुल, फ्लोटिंग है बिल्कुल, फ्लोटिंग है बिल्कुल, ये फ्लोटिंग है बिल्कुल। बच्चों ये फ्लोटिंग है बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव ये सब फ्लोटिंग है। ये फ्रैक्शनल है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्सपोनेंशियल। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो जाना चाहिए। रियल बोलो, रियल बोलो चाहे फ्लोटिंग पॉइंट बोलो, रियल फ्लोटिंग पॉइंट एक ही है। अब रियल के भी दो टुकड़े होते हैं, एक तो वो जिसमें पावर फॉर्मेट नहीं है जिसको फ्रैक्शन कहते हैं, एक वो जिसमें पावर फॉर्मेट है। क्लियर? सर बी कैसे? बी है ना, देखो 1 2 E34। बच्चों क्लियर? तो 12 और 10 की पावर कितना बच्चों? 34। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। ये पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है, एक्सपोनेंशियल है तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंशियल वर्ड जब भी आए पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अभी मैंने इनके फॉर्मेट नहीं बताए, इसका सही फॉर्मेट ये होता है 1.2 E35। बच्चों क्लियर हो जाना चाहिए, ये बताए नहीं अभी इसलिए। एनए में आते हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस नाम से टॉपिक है तुम्हारा जिसके अंदर आएगा। क्लियर? कभी भी ये 12 दिख रहा है तो 12 नहीं होता, 1 पॉइंट होता है, 1 पॉइंट होता है। क्लियर? ऐसे बनाना पड़ता है इनको। तुम तो ये याद रखो, ये जहां भी दिख जाए वो फ्लोटिंग है, ये जहां भी दिख जाए इसका मतलब एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट है तो फ्लोटिंग है, रियल है। पॉइंट दिख जाए तो भी रियल है। क्लियर? इतना ही ध्यान रखो। नेक्स्ट, फाइंड ए करेक्टर कांस्टेंट। बिल्कुल है, 65 वैल्यू है, ये भी दोनों है, ये 49 ये 57 वैल्यू है, ये भी करेक्टर कांस्टेंट है, ऑल ऑफ द अबव। करेक्टर कांस्टेंट समझ में आ गया होगा। कीबोर्ड की कीबोर्ड पे ये होता है क्या? होता है, बस ये लो। ये होता है क्या? होता है, ये लो। कीबोर्ड की पे जो भी हो सकता है वो सब करेक्टर कांस्टेंट है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए। ए वेरिएबल ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप कैन होल्ड ओनली ए कांस्टेंट ऑफ द सेम टाइप। चूज द राइट आंसर। बच्चों a variable of a particular type can hold only a constant of the same type। बिल्कुल सही है। It depends on the place the variable is declared। ऐसा नहीं है बच्चों, ट्रू है। मान लो अगर मैंने इंटीजर a किया और a के अंदर अगर मैं फ्लोट डालूं 5.34, बच्चों क्लियर? तो वो एक वार्निंग दे देगा आपको। क्यों? क्योंकि ये इंटीजर टाइप है, इंटीजर की वैल्यू को होल्ड करेगा। बच्चों क्लियर? समझना, जिस तरीके का आप वेरिएबल क्रिएट करते हो उसी तरीके की वैल्यू को होल्ड करता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलिए, इस क्वेश्चन को पढ़ो। चूज ए राइट स्टेटमेंट। सही है। स्टेटमेंट क्या है? माई एज सही है, ये सही है, ये सही है क्या? माई एज ये सही है, लेकिन ये गैप, ये कोमा नहीं आ सकता, ये गलत है, इसलिए बी गलत हो गया। ये सही है, लेकिन यहां दोनों के बीच में गैप दे दिया, इसलिए गलत है। ऑल आर राइट गलत है। आंसर क्या सही है? ए। बच्चों को ये कह रहा है कौन सा डिक्लेरेशन सही है। ये सही है, ये सही है, ये गलत, ये सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि कोमा दे दिया। ये सही है लेकिन ये गलत है क्योंकि स्पेस दे दिया। क्लियर है बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। अरे बच्चों ऐसे क्वेश्चन आइए में भरमार है इनकी। नेक्स्ट, नंबर्स ऑफ कीवर्ड प्रेजेंट इन सी लैंग्वेज आर 32 कीवर्ड है। कीवर्ड आपको एक दिन 10 मिनट की क्लास है, पूरे समझा दिए जाएंगे, लेकिन पहले पूरा यूज कर लेता हूं मैं, उसके बाद आपको समझाया जाएगा। नेक्स्ट, ईच स्टेटमेंट इन सी प्रोग्राम शुड एंड विद सेमीकोलन। सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट के पीछे सी में क्या लगता है? सेमीकोलन। बच्चों क्लियर है? याद रखिए, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, और आज के लिए क्लास क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट, ए कंपाइलर कन्वर्ट योर सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। सही, कंपाइलर का काम ही यही है। कंपाइलर क्या करता है? जो सोर्स कोड होता है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। देखो ना, कंपाइलर कंपाइल करता है सोर्स कोड को मशीन कोड, फिर मशीन में आंसर लाता है कौन? सीपीयू, और फिर उस मशीन कोड को वापस हाई लेवल लैंग्वेज में
चेंज करता है। पहली लाइन सही है, कंपाइलर कन्वर्ट्स योर सी प्रोग्राम इनटू मशीन रीडेबल लैंग्वेज। ये फर्स्ट वीडियो उठाइए, आप सीखा, उसके अंदर ये दे रखा आपको अच्छी तरीके से। सी एडिटर वो होता है जहां अपन प्रोग्रामिंग करते हैं, कंसोल वो होता है जहां आउटपुट आता है, पढ़ाया था मैंने। एडिटर, सी का एडिटर जहां अपन प्रोग्रामिंग लिखते हैं, कंसोल जहां पर आउटपुट आता है। क्लियर बच्चों, इसको पढ़िए। सी एडिटर अलाउ यू टू टाइप सी प्रोग्राम, बिल्कुल। इट इज जस्ट लाइक ए नोटपैड, बिल्कुल, विद एक्स्ट्रा ऑप्शन, बिल्कुल। बच्चों, एक स्क्रीन के दो पार्ट होते हैं, एक एडिटर और एक कंसोल। एडिटर पे मैं प्रोग्रामिंग करता हूं, नाम ही एडिटर है, एडिटर पे प्रोग्रामिंग करता हूं। नोटपैड की तरह ही तो काम आ रहा है, प्रोग्रामिंग लिखते हैं अपन, और आउटपुट कहां आता है बच्चों? कंसोल। कंसोल शो द आउटपुट ऑफ ए सी प्रोग्राम इफ इट इज टेक्स्ट आउटपुट, बिल्कुल, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। जब कंसोल हो जाए, सब कुछ पढ़ा रखा है बच्चों। क्लियर, समझ में आ गया होगा क्या कंसेप्ट है। ये पूरी क्लास अभी तक मैंने लगभग 18 वीडियो आपको समझा दिया है, लगभग आधी सी खत्म हो चुकी है। अब कल से लेंगे बच्चों अपन पॉइंटर, एडवांस से। पॉइंटर आएगा तो फंक्शन आएगा, फंक्शन आएगा फिर अपन एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, कर लेते हैं पॉइंटर। हाँ जी, अब तक कोई दिक्कत है तो बताइए। आज ज्यादा हो गया, आज ज्यादा हो गया थोड़ा, है ना? हाँ जी, कोई दिक्कत? एक बच्चों मेरा थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपके ग्रुप में आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए वीडियो। अगर उनको अच्छा लगेंगे तो वो ऐप से खरीद लेंगे। ऐप में पूरा कोर्स एक बार मैंने कंप्लीटली डाल रखा है, फिर भी कंप्यूटर टीचर के हिसाब से मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, काफी सारे वीडियो बनते जा रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे मैं डाल रहा हूँ जरूर हूँ, लेकिन 10 से 15% को डाल रहा हूँ। यूट्यूब से आपका पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट पेपर भी होंगे, आपके टेस्ट सीरीज भी चलेगी कंप्यूटर टीचर के ऐप के अंदर। ठीक है बच्चों, थैंक्स।